हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो हम जीई पॉलिटिकल साइंस की मेनली तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी फर्स्ट सेमेस्टर की तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर चेकआउट कर लें। तो अब हम इसमें देख लेते हैं जो फर्स्ट फेज था नेशनलिज्म का, उसमें इंडियन नेशनलिज्म में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था राइज ऑफ नेशनलिज्म। में तो लोगों में धीरे धीरे एक यूनिटी की भावना जागने लग गई थी। अब यहाँ पे मेन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही थी, जो भी कॉमन नेशनल आइडेंटिटी मतलब कि इंडियन जो सिटीजन थे उनको धीरे धीरे पता चल रहा था कि भाई कैसे एक ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट क्रिएट की जा सकती है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा सकते हैं हम। पीपल मतलब कि जो लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया था कि भाई वो आगे देखने लग गए थे बियॉन्ड देयर रीजनल बाउंड्रीज। मतलब कि लोग तो पहले ये सोचते थे भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सब चीजें लोगों के मन में बहुत ज्यादा बैठ गई थी। पर धीरे धीरे लोग उसके भी बियॉन्ड में देखने लगे, मतलब कि उसके भी अलावा देखने लगे कि उसके भी अलावा कोई ना कोई जिंदगी है जो कि हमारे को आगे जीनी है। और उन्होंने मेनली इमेजिन करना शुरू कर दिया कि इंडिया जो है एक सिंगल नेशन है, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं वो एक मतलब कि नेशन है और जितने भी उस इंडिया में लोग रहते हैं वो सारे इंडियन सिटीजन हैं, ना कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। वो सब एक अलग की बात होती है, पर मोस्टली सब लोग जो है वो इंडियन सिटीजन है और वो एक साथ ही पार्टिसिपेट करने लग गए थे इन अ नेशन। धीरे धीरे क्योंकि मेन था धीरे धीरे क्या होने लग गया था, हिंदूज और मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग गई थी। पर फिर उन्हें धीरे धीरे पता चला कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो रही है वो मेनली यही था कि भाई हमें ज्यादा आजादी चाहिए, हमें ज्यादा आजादी चाहिए। पर जब सबको पता चला कि भाई हम दोनों की जो कॉमन मांग है हिंदूज की और मुस्लिम्स की वो एक ही है, तो फिर वो लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लग गए थे। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल। चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन या फिर हायर कास्ट का लोअर कास्ट का हो, किसी भी कास्ट रिलीजन कुछ भी हो, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, मतलब कि हम कह सकते हैं जेंडर हो सेक्स हो कुछ भी हो, पर अगर सब लोग एक साथ मतलब कि रहेंगे तो उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। कि भाई अब सब लोग जो है एक ही सोचे सबकी और सब एक ही के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मतलब कि धीरे धीरे ब्रिटिश रूल्स के लोग जो थे अगेंस्ट जाने लग गए थे। सबसे पहले क्या था, जो इंडियंस थे जो मतलब कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स जो थे एज अ सिर्फ एक चीप रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करने लग गए थे। कि भाई उन्हें तो ये पता था कि इंडिया में तो भाई जो रॉ मटेरियल है मतलब कह सकते हैं शुगर केन वगैरह ये सब इतने सस्ते में मिलते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया को हम एक जितने भी जो चीप रॉ मटेरियल है वो यहाँ से लेते हैं और अपनी जगह भेज देंगे और उन्हें वहां पर थोड़ा सा और महंगा दाम के भेज देंगे। पर मैंने जो वहां पर ब्रिटिशर्स की अपनी कंट्रीज में मिलता था वो और ज्यादा महंगा मिलता था और इंडिया की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया को बना दिया गया था कि इंडिया को खुद ही पे करना पड़ता था कि भाई जो ब्रिटिश आर्मीज है वो लड़ रही थी ब्रिटेन के खिलाफ जब थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आते जा रहे थे और जिसके कारण ये पता चलता जा रहा था कि जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। फेमाइन्स होते हैं मेनली सूखा पड़ना। मेनली जो एटीट्यूड था सिप्योरिटी का लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मतलब कि सिप्योरिटी। तो मेनली जितने भी लोग थे मतलब कि इंडियन पीपल थे जो इंडिया में रहने वाले लोग थे वो मेनली चाहते थे कि भाई कोई भी इंसान अपने आप को ज्यादा बड़ा ना समझे और ज्यादा अपना दबदबा ना बनाए। पर ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर कंसंट्रेट करते थे, मतलब कि अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को इंफीरियर मतलब कि इंडियंस को बेवकूफ समझते थे। जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए जो कि 4 फैक्टर्स बताए मैंने आपको, इन सब के कारण ही ऑपोजिशन धीरे धीरे बढ़ने लग गया था फॉर द ब्रिटिश रूल। अब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आ रही थी जिसका इंडिकेशन दिखा रहा था पॉवर्टी का। क्योंकि मेन है जैसे अगर हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी, जैसे कि फूड प्रोडक्शन हमारे को करनी है, अगर हम कह सकते हैं खेत में जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हम शुगर केन उगा रहे हैं तो उसके बीच में कुछ घास वगैरह भी उगेगी और जो वो डियर वगैरह है, डियर जो होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं, डियर या फिर हम गाय का है जो काउस होती है वो घास खाती है। अगर डियर वगैरह को घास ही नहीं मिलेगी खाने के लिए तो वो लोग तो धीरे धीरे मरते जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन कम होती रहेगी। और अगर डियर की पॉपुलेशन कम होती रहेगी तो जो लॉयन वगैरह है वो डियर को खाते हैं। इसी के कारण अब धीरे धीरे फिर लॉयंस वगैरह की भी जो पॉपुलेशन है वो कम होने लग जाएगी। अगला इसमें है द वेज बाय विच ब्रिटिशर्स यूनाइटेड इंडिया। अब कुछ वेज ऐसे भी थे जिसके कारण जो थे इंडियंस जो थे आपस में एक साथ होते जा रहे थे और वो भी कारण क्या थे ब्रिटिशर्स के। अब आप सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण इंडिया जो था वो धीरे धीरे यूनाइट होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स जैसे कि रेलवे टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम बना रहे थे कि ताकि वो हेल्प कर सके लोगों की कि भाई वो आपस में एक दूसरे से बात वगैरह करने के लिए। अब मैंने भाई यहाँ से इंडिया से शुगर केन भेजना है, अब ये थोड़ी ना इंडिया से अगर शुगर केन जाना है इंग्लैंड तो वो पैदल लोगों के मतलब कि लोगों को एज ए पॉपुलेशन को कर दे कि भाई तुम लोग पैदल पैदल चले आना और इंग्लैंड तक हमारे सामान छोड़ देना, ऐसा नहीं हो सकता था। तो
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवेज बनवाए। जब रेलवेज बने तो अगर बाद में जब ब्रिटिशर्स को इंडिया को जब छोड़ के जाना पड़ा तो वो जो रेलवेज वगैरह थे, अब क्या ब्रिटिशर्स वो रेलवेज अपना भी थोड़ी नहीं थे कि चलो भाई हम उठाकर लेके चलते ट्रेन वगैरह से, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो वो जितनी भी रेलवेज, टेलीग्राफ्स और पोस्टल सिस्टम्स वगैरह थे, ये सारे गिफ्ट हम कह सकते एक टाइप से थे ब्रिटिश रूल के, या फिर हम कह सकते हैं एक टाइप का अपोलोजाइजेशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। They realized that British rule was responsible for their suffering. तो उन्हें धीरे धीरे सब लोगों को लगने लगे थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है, और उन्हें पता चलते जा रहा है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और उन्हों की हेल्प करने के लिए ही वो रेलवेज बना रहे हैं। पर रियलिटी में ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए ही रेलवेज बना रहे थे, और वो जो रेलवेज बना रहे थे वो उन ट्रीज वगैरह को कट करके बना रहे थे, जिससे इंडिया में जो ग्रोथ वगैरह थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज थी उस समय। पीपल मतलब कि जो लोग थे ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो धीरे धीरे सामने आने लगे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया वर्किंग टुगेदर इन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब मैंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स ने क्रिएट तो कर ली थी, पर अब उनके लिए वर्कर्स तो चाहिए। अब मैंने इंग्लैंड से तो आप कोई भी वर्कर बुलाओगे नहीं, क्योंकि मैंने इंडिया के तक आएंगे वर्कर्स, इतने में आधी तक आ जाएंगे। और मैंने हमने देखा है कि जितने फॉरेन लोग होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, और ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि जो इंडियन पीपल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने अपनी ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज में इंडियंस को एज अ लेबर बनाया था। बाय दिस अ फीलिंग ऑफ सोल्जैरिटी, मतलब कि मेनली धीरे धीरे लोगों में एक फीलिंग आ रही थी टुगेदरनेस की, और वो धीरे धीरे लोग जो थे वो सब यूनाइट होते जा रहे थे। अगले इसमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज हेल्प पीपल टू कम क्लोज टू वन अनदर। अब मैंने हम अगर नॉर्मली घर में बैठे हैं तो सब अलग अलग बैठे हैं कि भाई एक फैमिली अलग है, एक फैमिली अलग है। पर अगर सब लोग मतलब कि हर फैमिली में से एक एक इंसान एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है कम से कम हमारे को 100 से ज्यादा लोगों के बारे में आपस में एक दूसरे के बारे में जानने को मिल रहा है, उसकी हमारे को फीलिंग्स जानने को मिलेगी, और धीरे धीरे इससे यूनिटी आने लग जाती है। और हम कह सकते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी यही बहुत सी बड़ी गलती हो गई थी, उन्होंने इंडियंस को लेबर तो बना लिया, पर उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि भाई अंदर भाई लोग सिर्फ काम नहीं करते, आपस में बातें करते हैं, इससे उनके जो एक्सपीरियंसेस, उनके जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो सारे शेयर होते हैं। अब प्रेस का उस समय क्या रोल था? प्रेस उस समय तक इतनी डेवलप्ड तो नहीं थी, पर फिर भी प्रेस ने उस समय बहुत बड़े बड़े रोल्स निभाए थे। प्रेस ने धीरे धीरे बिकम बन गई थी, मतलब कि बन गई थी एक मीडियम ऑफ मोबिलाइज, मतलब कि वो लोगों को बताने लग गई थी कि आखिर पूरा पब्लिक ओपिनियन क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, सब कुछ। प्रेस बिकम अ मीडियम टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि वो धीरे धीरे लोगों के जो मतलब कि हम कह सकते हैं उनके थॉट्स थे वो फैलाने लग गई थी, और उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था कि भाई वो क्रिएट कर सके नेशनल बॉन्डिंग को, कि मतलब सब लोग जो है जितने भी लोग हैं इंडिया में वो सारे एक यूनिटी में है, ना कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग बटे हुए हैं। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई करा कि वो सप्रेस कर सके देम, मतलब कि प्रेस को सप्रेस कर सके, कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस समय सोच रही थी कि भाई प्रेस तो बहुत ज्यादा सच सच बता रही है, तो एक काम करते हैं धीरे धीरे ना प्रेस को ही मुंह बंद करने वाला काम करते हैं बाय बैनिंग सच बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए थे जिसमें उन्हें लगता था कि भाई ब्रिटिशर्स के कुछ खिलाफ लिखा गया है। दीज अटेम्प्ट्स हाउएवर फेल्ड, पर मैंने जब भी आप कोई भी चीज को मतलब कि रिलीज कर दोगे, तो अब जैसे कि आपने देखा है इंडिया में जो अगर मूवीज वगैरह के लिए एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है, जिसमें कि आपको पहले वहां से पूरी मूवी चेक करानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आगे जाके रिलीज होती थी। पर उस समय तक ऐसा कोई सेंसर बोर्ड नहीं बना हुआ था। अगर प्रेस ने कोई चीज रिलीज कर दी तो लोगों कम से कम कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तो वो पढ़ ही लेते थे उसे। अब अगर गवर्नमेंट जो है उसे बैन भी कर दे, पर जिन्होंने खरीद लिया, जिनके पास रखी हुई है, वो तो आपस में एक दूसरे को सर्कुलेट करते ही रहते थे, और जिससे कि उनके जो ब्रिटिशर्स के अटेम्प्ट्स थी ये सारे धीरे धीरे फेल होते जा रहे थे। अब यहाँ पे था जब प्रेस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब प्रेस के चक्कर में धीरे धीरे जो नेशनलिज्म की भावना जो थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इमीडिएट फैक्टर्स दैट गेव राइज टू नेशनलिज्म। अब ऐसे कौन कौन से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जो फैक्टर्स हो रहे थे कि जिन्होंने राइज दिया, मतलब ये बढ़ाया नेशनलिज्म को। तो सबसे पहला था द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लाइटन, इसका नाम भी लिखा हुआ है लॉर्ड लाइटन का। इंटेंसिफाइड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। लॉर्ड लाइटन जो थे ब्रिटिशर थे, और उनके जो काम थे, उनके जो हम कह सकते हैं टाइप के कारनामे थे, लोग उससे धीरे धीरे अपोज होते जा रहे थे और लोग जो थे नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश गुड्स विच ruined द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब मेन जो लॉर्ड लाइटन थे उन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी थी फॉर द ब्रिटिश गुड्स, कि भाई अब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना सामान कोई भी इंडिया में बेच सकते हैं और उन्हें कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता जा रहा था। ही मेड इंडिया पे फॉर अफगान वॉर। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि भाई हम तुम्हारे लिए अफगान वॉर में लड़ रहे हैं, तो इसीलिए तुम हमारे को पे करो।
The Vernacular Press Act and Arms Act of 1878 imposed restrictions on vernacular newspapers and forbade Indians to carry arms respectively. तो मेनली एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिलीज हुआ था और एक आर्म्स एक्ट जो कि 1878 में इम्पोज हुआ था, जिसने मेनली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर उस समय आते थे, जैसे कि इस समय हिंदू न्यूज़पेपर अगर आते हैं तो उस समय वर्नाकुलर न्यूज़पेपर आता था, तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और मेनली फॉरबेड कर दिया था कि भाई इंडिया वो जो थे मतलब उसको नहीं पढ़ सकते थे। फॉरबेड इंडियंस टू कैरी आर्म्स रिस्पेक्टिवली, कि भाई सब लोग शांति से रहे, उन्होंने ये चीज वो बढ़ाना चाहते थे कि ताकि उनके खिलाफ कोई भी ना जाए। अगले इसमें लॉर्ड लाइटन जो कि इंटेंसिफाइड हो गए थे फॉर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं इंडियंस के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेन था इसके मतलब इनके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने फॉर्म करा था ब्रिटिश इंडिया को एसोसिएशन को इन 1851, जिसके कारण ही धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में सेटल होते जा रहे थे। और यह है एओ ह्यूम, और इनका मैंने आपको पिछली वीडियो में मेन नाम बताया था, जिसका अगर आपको नाम पता है वो तो बता सकते कमेंट करके, वरना पिछली वाली वीडियो देखे उसमें मैंने आपको एओ ह्यूम का रियल नेम बताया है, क्योंकि सब बच्चे तो एओ ह्यूम लिख देते हैं पर इन रियलिटी में इनका नाम एओ ह्यूम ना होकर कुछ और नाम था। फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म करी थी। और अब इसमें आपको मेन पॉइंट बता दूं मैं, जो आईएनसी थी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो मेनली क्रिएट हुई थी, मतलब वो मेनली बनाई गई थी कि वो ताकि रोक सके मतलब कि प्रिवेंट कर सके कोई भी अनदर नेशन वाइड आउटब्रेक को। कि अब आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी बाद में, पर इंडिया में 1857 में एक आउटब्रेक हुआ था, जिसके कारण ही इंडियन नेशनल कांग्रेस धीरे धीरे बनी थी और उसने लोगों के प्रति ऐसी भावना क्रिएट करी थी कि ताकि आगे कोई भी आउटब्रेक ऐसा ना हो, जो कि 1857 में हुआ था। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा 1857 में आउटब्रेक हुआ था। अगले में हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में मॉडरेट्स वगैरह के बारे में और एक्सट्रीमिस्ट्स रेडिकल्स वगैरह के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तब तक के लिए। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उससे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का है तो उसे जरूर चेकआउट कर ले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।